ध्यान देना। तो आप लोग हेडिंग क्या किए, इन इक्वेटोरियल पोजीशन यानी कि निरक्षीय स्थिति में। डेरिवेशन देखना, किसके कारण ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, किसके कारण ज्ञात कर रहे हो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, है ना। तो चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में हो गया, निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करने वाले हो तो आपके पास चुंबकीय द्विध्रुव होना चाहिए ना। चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब क्या हुआ, बोलो। हाँ, क्षणीय चुंबक बोल दो, लेकिन ऐसा क्षण चुंबक जिसके दोनों ध्रुवों की प्रबलता क्या हो, समान। क्लियर। चलो, तो एक क्षण चुंबक ले लीजिए, छोटा सा ले लेंगे एक, ये ठीक है। अब अगर हम आपको कहें कि ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है और ये इसका यहाँ लिखना, साउथ पोल हो गया और ये इसका नॉर्थ। चलो, बात समझ में आ रही, ये द्विध्रुव हो गया। और अगर ये द्विध्रुव है तो इसके चुंबकीय जो स्ट्रेंथ है, तो क्या बोलते हैं इसको, पोल स्ट्रेंथ, वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो नॉर्थ वाले का क्या होगा, प्लस यम, तो इसका भी यम के बराबर ही होना चाहिए, बस माइनस। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या, अक्ष के लंबवत होगा और द्विध्रुव को दो भागों में बांटेगा, जिसको लंबार्धक रेखा बोलते हैं। चलो, उसको भी बना देते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, आपका अक्ष क्या है बेटा, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ बताना। अगर हम कहें ये इसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु O, बात समझ में आ रही है, तो इससे जो होकर जाने वाली लाइन होगी और द्विध्रुव पर लंब होगी, यही निरक्षीय रेखा होगा। बात समझ में आ रही है। ये क्या है, निरक्षीय रेखा। और इसी पर कोई एक बिंदु सिलेक्ट कर लो, जैसे यहाँ पर मान लीजिए। क्लियर। तो उस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी। आप ये भी बता देना कि द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई 2L है, तो आधी लंबाई कितनी होगी, और यहाँ से यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। ओके, इस बिंदु को नाम दे दो P, और इसी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो किसी एक पोल के कारण हम सभी जानते हैं r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है V = Km/r², यही तो होता है। जैसे किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी, क्या, Q/r², जिस आवेश के कारण होता था वो आवेश ले। क्लियर। यहाँ पर Q 1/4πε0 होता था, यहाँ पर μ0/4π। क्लियर। तीन ही चीज बदलना है, क्या, एक तो 1/4πε0 चुंबकत्व में क्या रखेंगे, μ0/4। बात समझ में आ रही। आवेश की जगह ध्रुव प्राबल्य, बात समझ में आ रही है। और द्विध्रुव आघूर्ण, कौन सा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जगह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, बस यही। क्लियर। ओ हाँ बेटा, तो ध्यान देना, अगर इसका ध्रुव प्राबल्य m है इस ध्रुव का, तो इस ध्रुव से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा। तो यहाँ पर देखो ध्रुव प्राबल्य +m और -m है, इन दोनों के कारण P पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात कि हमको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, जो कि है नहीं आपके पास, उसको पहले निकालिए। यही करते थे हम लोग वैद्युत में भी, तो आसानी से निकाल देंगे। देखिए, n से यहाँ तक, ये हो गया, और S से फिर यहाँ। पाइथागोरस थ्योरी लगा देंगे बेटा, ध्यान से समझना। ये लंब है ना, लंबार्धक रेखा है, तो अक्ष पर क्या होगी, लंब होगा। तो यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की भुजा काट, और इसके मध्यबिंदु O से निरक्षीय रेखा पर हम लोग बता देंगे r दूरी पर बिंदु। कितना दूरी पर,
ये r दूरी पर बिंदु P है। तो दो चीज़ आपको पता है, बात समझ में आ रही है। कर्ण निकालना है, बड़े आराम से निकाल देंगे। एक बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करेंगे, पाइथागोरस थ्योरी लगाएंगे, तो आपको मिलेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही तो आएगा। अगर इस पूरे को x मानते हो तो एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल हो गया x बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, यही आएगा। ऐसे यहाँ भी 90 डिग्री होगा क्योंकि पूरा क्या होता है 180, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ भी एक कर्ण होगा, और अगर आप कोण ले रहे हो ये थीटा कोण है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब, तो लंब आधार पता है r और l, कर्ण चाहिए तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है। तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी बेटा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है, ओके। ये कोण थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा, है ना, ये सब आप पहले से जानते हो। अब प्लस एम के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालो। देखिए लैंग्वेज में लिखेंगे, प्लस एम के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र B1 मान लें, चलो B1 बराबर फार्मूला वही है K, ठीक है, और उसका ध्रुव प्राबल्य M बटे ध्रुव प्राबल्य से जो ध्रुव है, ध्रुव से लेकर उस बिंदु तक की दूरी, इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अगर है तो बताओ कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ क्या होगा, दूरी का वर्ग होगा, तो दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, तो केवल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, सेम लैंग्वेज कॉपी कर लेंगे यहाँ से यहाँ पर, और बोल देंगे माइनस एम के कारण, यानी इस ध्रुव के कारण, साउथ पोल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सेम फार्मूला लगाएंगे, और इसको मान लेना B2, क्या मान लेना B2 बराबर K, ध्रुव प्राबल्य का परिमाण कितना है m बटे यहाँ से उस बिंदु तक की दूरी कितनी है इतना, इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल क्या होगा, हट जाएगा, बचेगा क्या प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, अब हम सभी जानते हैं बेटा, किसी एक बिंदु पर आप देख पा रहे हो कि दो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं हैं। बिंदु P पर B1 और B2 दो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, और दोनों क्या है, सदिश राशि। तो परिणामी आपको बताना है कि कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। हम सभी जानते हैं सदिशों का योगफल उनके बीच के कोण पर निर्भर करता है, यानी कि दिशा पर। तो बिना दिशा बताए हम इनको जोड़ नहीं सकते, तो इसलिए डायरेक्शन बताना होगा कि B1 की डायरेक्शन क्या है और B2 की डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन के लिए हम लोग वैद्युत में, याद करो बेटा, एक परीक्षण आवेश रखते थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, परीक्षण ध्रुव रखेंगे, और परीक्षण ध्रुव की जगह कौन सा, नॉर्थ, एकल नॉर्थ पोल, जो कि काल्पनिक है ना। चलो, तो किस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हो, बिंदु P पर, यहाँ पर ज्ञात कर रहे हो, तो यहाँ पर हम लोग नॉर्थ पोल रख देंगे। क्लियर है? अब B1 की डायरेक्शन देखना है, तो B1 किसके कारण था, प्लस m, यानी नॉर्थ पोल के कारण। तो नॉर्थ वाले को क्या करेगा, प्रतिकर्षित की आकर्षित, प्रतिकर्षित करेगा, तो इसलिए इससे दूर की ओर होगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्शन इसका बना सकते हो कि ये इसी के अनुदिश होगा। देखना बेटा, एकदम उसी के अनुदिश है, नॉर्थ है ना। ये किसकी डायरेक्शन है, B1 की, तो बताएंगे वेक्टर B।
कंसेप्ट क्लियर? ओके। अब B2 की दिशा देख लेते हैं। B2 क्या है? -m के कारण, यानी साउथ पोल के कारण। इसके कारण बिंदु P पर दिशा देखनी है। परीक्षण ध्रुव रखा है नॉर्थ। आप बताना बेटा, साउथ वाला नॉर्थ वाले को रिपल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट करेगा, यानी अपनी ओर खींचेगा। तो इसके कारण जो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, यानी B2 की दिशा, वो इसी ध्रुव की ओर हो। हाँ, याद ये रखना है कि इसी के बराबर है। देखो परिमाण देखो, B1 B2 का बराबर है ना, तो लंबाई भी बराबर ही रखेंगे। इसी तरह से चलो, ये किसकी डायरेक्शन है? वेक्टर B2। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके बेटा, अगर हम यहाँ पर एक क्षैतिज लाइन खींच दें, मान लीजिएगा ऐसे खींच दिए, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि क्षैतिज रेखा है। अब आप जान रहे हो ये वाली लाइन, ये B1 है और ये क्या है? N है। आप देख पा रहे हो ये वाली लाइन क्षैतिज के साथ थीटा कोण बना रही है, यही तो है। तो यहाँ भी अगर कोई क्षैतिज लाइन खींचोगे तो थीटा कोण ही बनाएगी, यहाँ पर भी कोई क्षैतिज लाइन खींचोगे तो थीटा कोण ही बनाएगी, यही तो होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर ये थीटा है तो हम सभी बताएंगे कि ये भी थीटा ही होगा। बताना बेटा, थीटा होगा। ओके। और अगर ये थीटा है तो ऐसे देखो जेड बन रहा है, ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? ये थीटा है तो ये थीटा होगा, आप जानते ही हो। पूरा का पूरा त्रिभुज क्या है? तीनों भुजाएं क्या है इसके? बराबर है, तो सर्वांगसम त्रिभुज है, कोण भी सभी बराबर होंगे। ओके। तो B1 और B2 की दिशा आपके पास हो गई, उनके बीच का कोण भी आपको पता है, थीटा और थीटा 2 थीटा। चाहो तो समांतर चतुर्भुज का नियम लगा दो। होता क्या है, अगर दो सदिश आपके पास है, वेक्टर है और वेक्टर भी, और इन दोनों के बीच का कोण थीटा पता हो, तो इन दोनों के कटान बिंदु से होकर जाने वाला जो होता है विकर्ण, वही क्या होता है? इनका रिजल्टेंट r। और r की वैल्यू हम लोग बताते हैं √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। a क्या है बेटा? वेक्टर a का परिमाण। b क्या है? वेक्टर b का परिमाण। और थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का कोण। सारी चीज आपको पता है। a की जगह हम लोग B1 लिखेंगे, b की जगह हम लोग B2 लिखेंगे, उनके बीच का कोण जहाँ थीटा है वहाँ 2 थीटा रखेंगे, वही चीज आएगा। या फिर एक आसान तरीका और है, घटक तोड़ लो। बात समझ में आ रही है? वहाँ 2-3 निरस्त हो जाएंगे, जो बचेंगे एक दिशा में होंगे जोड़ लेंगे, वो भी यहीं से आता है। चलो, तो घटक तोड़ लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। इसको अलग थोड़ा हम लोग तोड़ते हैं बेटा, ध्यान देना। यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, बिंदु P। ये बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं। बात समझ में आ रही? अच्छा, यहाँ पर एक सदिश क्या है? B1 है, क्लियर है। और दूसरा सदिश क्या है? B2। ऐसे ही तो इस बिंदु पर कार्यरत है। तो यहाँ पर B1, हाँ, वेक्टर B1 की डायरेक्शन ये, अब वेक्टर B2 की डायरेक्शन ये। बिंदु P पर दो दो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं काम कर रही। अब एक चीज हमको और पता है कि ये क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रही। ये एक क्षैतिज लाइन है और इसके साथ जो है ये थीटा कोण बना रही है, और B2 भी थीटा। सबसे पहले B1 का घटक हम लोग तोड़ रहे हैं, तो क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। देखना बेटा, ये ऊर्ध्वाधर घटक ये होगा। बात समझ में आ रही है? लंबाई का ख्याल रखना थोड़ा। ओके। और जो ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, क्षैतिज घटक ये होगा, AC के बराबर होगा ये। चलो, दिख रहा है? मैं थोड़ा फिगर बड़ा कर दे रहा हूँ, अभी छोटा कर देंगे। दिख रहा है अब?
ठीक है बेटा, ये होगा। तो ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक हो गया, इनकी वैल्यू आप बताओगे। इस ऊर्ध्वाधर घटक की वैल्यू कितनी होगी? b1 साइन थीटा। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग इसकी जो वैल्यू होगी वो b1 साइन थीटा, और इसकी वैल्यू b1 कॉस थीटा। बात समझ में आ रही? और इसका काम, अब वेक्टर v2 का घटक तोड़ना है। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर घटक किधर की ओर होगा बेटा? चलो इसी से तोड़ दे रहे हैं उसको। ये ठीक है, ये हो गया, हो गया ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक तोड़ दे रहे हैं, इसका कलर चेंज कर दो ताकि दिखाई दे आपको इधर की ओर। थोड़ा सा इधर कर दिए ताकि दिखाई दे। बात समझ में आ रही? इसको भी चेंज कर दो। ठीक है, चलो आप बताना बेटा, इसकी वैल्यू कितना होगी? इसकी वैल्यू कितना होगी बताओ? हाँ, b2 साइन थीटा। क्या होगा? b2 साइन, और इसकी वैल्यू b2 कॉस। चलो, अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा मैं बता रहा हूँ, आपको पहले ही बता दिया गया है, कोण के पास वाली भुजा क्या होगी? कॉस। ये आपको याद रखना है घटक तोड़ते समय। तो कोण के पास वाली भुजा थी इसलिए कॉस है, इसका भी घटक तोड़े, और इसके भी कोण के पास वाली भुजा ये है तो इसका भी कॉस होगा, और दूर वाली साइन। बात समझ में आ रही? तो इसका भी काम खत्म और इसका भी काम। चलो, अब बताना बेटा, बिंदु P पर कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है? 4। कौन कौन सी? b1 साइन थीटा, b2 साइन थीटा, b1 कॉस थीटा, b2 कॉस थीटा। क्लियर? लेकिन इनको भी निरस्त करो। क्यों? क्योंकि b1 और b2 आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखो बराबर है, बराबर है, और कोण तो बराबर है ही है, तो b2 की जगह b1 लिख सकते हो। तो b1 साइन थीटा यहाँ भी तो लिखा है, b1 साइन थीटा, b1 साइन थीटा, क्योंकि b1 और b2 क्या है? बराबर है। तो जब सदिश राशियाँ विपरीत दिशा में हो तो उनका परिणामी हम लोग क्या करते हैं? उनके परिमाण को घटाकर निकालते हैं। तो हम लोग घटाएंगे इन दोनों को, और आप जानते हो कि ये बराबर है b1 साइन थीटा माइनस b2 साइन थीटा। अब चूंकि b1 b2 के बराबर है तो b2 की जगह b1 लिख सकते हो। तो जब बराबर चीज़ों को घटाओगे तो क्या मिलेगा? 0। बात समझ में आ रही है? तो आप कह सकते हो b1 साइन थीटा और b2 साइन थीटा जो वेक्टर b1 और वेक्टर b2 के लंबवत घटक हैं, ये बराबर और परस्पर विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब कितने कार्य कर रहे हैं? 2। कौन कौन से? b1 cos थीटा और b2 cos, और एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है तो इनके बीच का कोण 0 होगा। तो समांतर चतुर्भुज का नियम कहता है कि इनका परिणामी इनको जोड़ कर निकाल दें। तो जोड़ दें, वही बिंदु P पर क्या होगा? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलो जोड़ देते हैं। अब इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर दे रहे हैं। ये सेकंड फिगर होगा बेटा, वो फर्स्ट फिगर होगा। तो यहाँ पर देखना, लिखेंगे हम, अतः P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, बातचीत मत करो बेटा, इसको आप B मान लो। क्या मान लेंगे? और दोनों एक ही दिशा में है तो जुड़ जाएंगे। b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा। हम सभी जानते हैं b1 और b2 क्या है? बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। बात समझ में आ रही है? और अगर दोनों बराबर है तो b2 की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं? b1 लिख दें। क्यों लिखेंगे? चूंकि b1 बराबर है b2। ठीक है, अगला स्टेप देखना, b1 और b1 cos थीटा, b1 cos थीटा, 2 b1 cos थीटा होगा। अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे।
B1 की वैल्यू तो इक्वेशन फर्स्ट से मिल जाएगी। cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल दे रहे हैं। दोनों त्रिभुज में से किसी भी त्रिभुज में चले जाओ, लिखेंगे इन ट्रायंगल। कौन से त्रिभुज में जाएं? ON, एक मिनट, ये तो नॉर्थ पोल था डायरेक्शन के लिए ना, उसको हटा दो। आप चले जाओ NOP में या फिर SOP में, है ना? किस में लगाए? बोल दो। NOP। चलो ठीक है। क्या चीज? इसमें आप cos थीटा लगा दो, तो cos थीटा बराबर होता क्या है? आधार बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज में देखना, थीटा के सामने की भुजा क्या है? लंब, इससे तो कोई मतलब है नहीं। और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, जो बच गया वो आधार। तो आधार यल है और कर्ण √r² प्लस l²। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार यल, कर्ण √r² प्लस l। बताओ बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब सबकी वैल्यू रख सकते हैं, रख दीजिए। b बराबर 2 इंटू B1 की वैल्यू k m अपान, लिखेंगे k m अपान r² प्लस l²। और गुड़े cos थीटा की जगह l अपान √r² प्लस l² को हम लोग लिख सकते हैं r² प्लस l²। बिल्कुल सही, टू दी होल पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 हो गया। अब देखना बेटा, इस पूरे की पावर कितनी है? 1, और उस पूरे की पावर 1/2। आधार तो दोनों का बराबर है ना, आधार बराबर हो तो गुणे में घाते जुड़ जाते हैं, जोड़ देंगे। तो अगला स्टेप देखना, b बराबर, और इसको थोड़ा ठीक से लिखेंगे, कांस्टेंट k को पहले लिख लेंगे, ये बटे 1 करके अंश गुणांश में करवा सकते हैं ना, तो 2 का m में गुणा हो जाएगा, 2m, और यल का भी गुणा हो गया अपॉन चलो 2ml। हर का देखना बेटा, हर का गुणा हर में होगा, तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, आधार समान है, गुणे में घाते जुड़ेंगे, जोड़ दीजिएगा। कितना? 1 प्लस 1/2, 2 1 कम 2 1 3/2। तो यहाँ लिखेंगे r² प्लस l² टू दी होल पावर 3/, ये हो गया। बट हम सभी जानते हैं ध्रुव प्राबल्यम और प्रभावी लंबाई, इन दोनों के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और उसको कैपिटल M से। तो जो हम लोगों ने द्विध्रुव लिया है उसका देखो ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m है और उसकी प्रभावी लंबाई 2l है। उन दोनों के गुणनफल को हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो जहाँ पे 2ml लिखा है, 2 को पहले लिख लिया गया है, तो 2ml की जगह कैपिटल M लेंगे। चलो, तो V इज इक्वल टू, अगला स्टेप, B बराबर K, और 2ml की जगह कैपिटल M अपॉन r² प्लस l² टू दी होल पावर 3/2। हम लोगों ने क्या किया था? क्षण चुंबक बहुत छोटा लिया था, तो उसकी लंबाई वैसे भी छोटी होगी, और उसकी लंबाई का आधा है, वो r की तुलना में और भी छोटा होगा, और उसका वर्ग करा रहे हो कैलकुलेशन में, तो नगण्य हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या? इफ, यदि l इज लेस देन r की तुलना में l क्या है? बहुत छोटा है, देन l² इज मच लेस देन, r²। बताना बेटा, बात समझ में आ रही? l² क्या होगा? r² की तुलना में बहुत छोटा होगा। क्या चीज बेटा? बहुत। बात समझ में आ रही है? चलो और देखना, ठीक है। इसलिए l² को हम लोग क्या करेंगे?
एल स्क्वायर को छोड़ देंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। तो एल स्क्वायर को अगर हम छोड़ देंगे तो अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा ना, और उस पूरे की पावर कितनी है, चुप रहो आप लोग, बताओ किसकी क्या है, आप व्यस्त रहो। आर स्क्वायर था बेटा, क्योंकि एल स्क्वायर को हम लोगों ने छोड़ दिया, और पूरे की पावर कितना है, तो घात की घात लगी, घातों का गुणा होगा, तो किसकी क्या होगा, नहीं, 2 से 2 कट जाएगा, और आर की घात कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पर क्या बचा, ये बताओ, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं। इतना आएगा बेटा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, क्या हुआ बताओ, डायरेक्शन में बता रहा हूँ, डायरेक्शन आप देखो इधर, B1 cos थीटा और B2 cos थीटा दोनों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं बची, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, इधर की ओर, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर, और अक्ष के समांतर है। बात समझ में आ रही है? ये हमेशा, तो जब उन दोनों को जोड़ोगे तब भी उनके परिणामी की डायरेक्शन भी यही होगी। क्लियर? तो इसलिए आप बोल सकते हो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी, बी की दिशा, तो हम लोग बोलेंगे नॉर्थ से साउथ की ओर, अक्ष के समांतर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? और वहां पर क्या था, अक्षीय स्थिति में साउथ से नॉर्थ की ओर उल्टा होता था। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यहाँ पर रिलेशन भी आप बता सकते हो, जैसे आप लोग वैद्युत में बताते थे, क्या हम लोग अभी कल देखे हैं, बी एक्सियल, बी अक्षीय कितना आया था, के 2m/r³, यही तो था, ओके। एंड बी इक्वाटोरियल के m/r³ अभी आया है। बात समझ में आ रही? तो अगर हम इसको भैया पहले लिख लो और इसको यहाँ ले आओ, बाद में लिखो, बता रहा हूँ, ध्यान देना। 2 को आप ऐसे लिख सकते हो, BA = KM/r³ × 2, ऐसे लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? अब देखना, KM/r³ की जगह क्या लिख सकते हो, बी इक्वाटोरियल लिख देंगे, तो बी एक्सियल = इसकी जगह बी इक्वाटोरियल और गुणे 2, तो 2 ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना, यानी आप कह सकते हो कि जो बी अक्षीय होता है, बी निरक्षीय का 2 गुना होता है, और दूसरी चीज दिशा में विपरीत होता है हमेशा। आप निरक्ष में यही नहीं, नीचे निकालोगे तब भी डायरेक्शन इधर की ओर आएगी, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर। ऐसे अक्ष में जो दाहिने हाथ की तरफ निकालते थे, बाएं हाथ की ओर निकालोगे तब भी वो साउथ के से नॉर्थ की ओर ही आएगा, तो डायरेक्शन हमेशा उल्टा ही आएगा। तो आप कह सकते हो कि अगर डायरेक्शन उल्टा आ रहा है तो आप वेक्टर लगाना, और वेक्टर लगाने के बाद यहाँ क्या कर देना, माइनस, माइनस का चिन्ह क्या बताएगा, बराबर तो है, 2 गुने के बराबर तो है, लेकिन विपरीत दिशा में। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं? बोलो क्या चीज? हाँ, अक्षय में इधर की ओर ही तो आता था, बड़े सदिश की ओर, बड़ा सदिश उधर की ओर आता था, B1 विपरीत। कॉन्सेप्ट क्लियर? टाइम